आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। हम फिर अब यह कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, एक डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और इक़्तिदार की राहदारियों में भी सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अडियाला जेल से बानी चेयरमैन PTI का नया 2 टोक और जारहाना पैगाम सामने आया। नई सियासी जंग का ऐलान कर दिया, मगर PTI में इस वक्त मुत्तफ़िका बयानिया का शदीद फुकदान पाया जा रहा है। 2 दिन पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इंकशाफ किया कि बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को किसी भी मुज़ाकरात, किसी से भी मुज़ाकरात करने से मना कर दिया। अगर इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करना चाहती है तो बराह रास्त बानी PTI से रब्ता किया जाए। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने अडियाला जेल में मुलाकात के बाद ये बताया कि बानी चेयरमैन किसी किस्म की मुफाहमत या मुज़ाकरात के हक़ में नहीं, बल्कि उन्होंने तहरीक चलाने की हिदायत की, और इस बार इस्लामाबाद की बजाय मुल्क भर में जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ नरम लहजा अपनाते हुए जज्बाती ना होने का मशवरा दिया और कहा कि क़यादत पर भरोसा रखें, बानी चेयरमैन के रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, और ये तमाम इक़दाम उनके इल्म और मशवरे से किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि बानी PTI का केस जल्द समाअत के लिए होगा और वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। ताहम आज एक बार फिर अलीमा खान ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी चेयरमैन कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि आएँ, बैठें और हमें बताएं कि बानी चेयरमैन क्या करें और क्या छोड़ें कि आप उन्हें रिहा करें। अली अमीन गंडापुर ने भी इस मौक़िफ़ की तस्दीक की है कि बानी चेयरमैन मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम साथ ये भी वाज़ेह किया है कि तहरीक जारी है और हर हाल में जारी रहेगी। इसी से का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो ये जो बुनियादी और पहला सवाल, ये जो मुत्तफ़िका बयानिया बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम क्यों नज़र आती है, और इस मौके पर जब कौम और यकजा नज़र आई, ख़ास तौर पर मेरा जो इशारा है वो पाक भारत जंग की तरफ है, जहाँ पर पाकिस्तान ने वाज़ेह एक बड़ी कामयाबी और फतह हासिल की और इस वक्त हुकूमत बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं कि ये यूनिटी का जो वक्त है, इसमें तमाम सियासी जमातों के अंदर भी एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तो नवी साहब, ऐसे माहौल में हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मौसर तहरीक चला पाएगी? और ये जो बयानिए की बात है, आप बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं, अली अमीन साहब कुछ कह रहे हैं, अलीमा खान का बयानिया मुख्तलिफ है। देखिए दुआ, मेरे ख्याल में जो बयानिए, जहाँ तक बयानिए की बात है, तो वो तो पार्टी को तो तितर बितर कर दिया गया था। यानी वो इलेक्शन से पहले ही जिस तरह का एक क्रैकडाउन शुरू हुआ था PTI के ऊपर, तो वो तो आपने उनकी जो टॉप टियर लीडरशिप थी उसको तो आपने जेलों में डाल दिया। कुछ लोग जो थे उनसे दूसरी पार्टियां बनवा दी गई, उनसे जो है पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ उनकी जो थी वो चेंज कर दी गई। और फिर इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में सबसे गलती उनकी सबसे बड़ी ये थी कि वो अपनी ऑर्गेनिक लीडरशिप में से एक सेकंड टियर लीडरशिप नहीं बना सके। यानी वो जो अपनी सेकंड टियर लीडरशिप थी वो थी जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे इन्होंने जिन लोगों को यानी जो इलेक्टेबल्स है उनको लेके आए थे और उनसे सेकंड टियर लीडरशिप बनवाई थी, वो लीडरशिप फिर जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ख़त्म हुई तो फिर वो लीडरशिप जो है वो भाग गई। किसी ने जो है एक पार्टी बना ली, किसी ने दूसरी पार्टी बना ली और वो तितर बितर हो गए। अब उसके बाद अब देखें कि PTI के पास बचा कौन, तो हमने देखा कि PTI के पास उसके बाद जो है वो सारे जो है लॉयर्स बचे हैं, वो सारे कानूनदान बचे हैं, उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सेकंड टियर की जो है वो नहीं बची। और यही वजह है कि इमरान खान साहब सिंस वो वन मैन पार्टी थे, उन्होंने सिर्फ अपने तक ही महदूद की हुई थी सारी चीज़ें। तो जब वो वन मैन सामने से हटा तो फिर आपको ये जो भी तजाद नज़र आ रहा है कि कोई आज एक बात कर रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है, और जो गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के बैकर्स की जो एक स्ट्रैटेजी थी कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रख के कि जो एक वाज़े पॉलिसी ना मिल सके,
वो ही शायद जो है वो पीटीआई के लिए अभी जो उसके अंदर डिफरेंट आवाजें उठ रही हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि वो बंदा जो पार्टी का हेड था, जिसके मुंह से निकली हुई बात जो है वो पार्टी की पॉलिसी होती थी, उसको साइड पे कर दिया गया। तो ये अब मुख्तलिफ बातें आपके सामने आती हैं। अच्छा, जहां तक बात ये है कि जी कोई ये वाजे कोई इफेक्टिव तहरीक चला पाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इफेक्टिव तहरीक जो है वो चला पाएंगे। इससे पहले भी हमने, यानी ये तो जो कुछ हुआ इंडिया के साथ ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले भी हमने 12 ये बात की थी कि गवर्नमेंट के साथ जो लोग, जो गवर्नमेंट की बैसाखियां हैं, जब तक वो बैसाखियां हैं तो पीटीआई जो है वो कोई इफेक्टिव जो है वो तहरीक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चला सकती। अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, देखें हमने ये पीटीआई के बारे में कहा गया, पीटीआई के सपोर्टर्स के बारे में कहा गया, कभी उनको डिजिटल दहशतगर्द और कभी क्या क्या अलकाबात दिए गए, लेकिन हमने इस वक्त देखा कि ये जो इंडिया के साथ जो कुछ मामलात पेश आए, तो वही लोग थे, सारी कौम जो थी एक साथ खड़ी हो गई, फौज के साथ खड़ी हो गई, इंडिया के खिलाफ खड़ी हो गई, और एक बड़ा एक पूरी कौम होने का जो है हमें सबूत मिला। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जहन से निकाल देनी चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त देखें हमारा जो सामना है वो एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो हर लिहाज से हमसे ताकतवर है, जो इकोनॉमिकली भी देखें, मिलिटरीली भी देखें, एरिया वाइज भी देखें, पॉपुलेशन वाइज भी देखें, वो एक बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन के खिलाफ हमने एक कौम होने का सबूत देना है। यहाँ पे अगर हम ये करें कि हमारी अपनी अनाएं छोड़ें, हमारे पॉलिटिशियन गवर्नमेंट के जो बैकर्स हैं वो अपनी अनाएं छोड़ के, अगर कोई लो और कोई दो की बेसिस पे अगर वो इस बात पे यहाँ तक तैयार हो गए हैं कि जी आप बैठें, मुज़ाकरात करें, हमसे क्या चाहिए और जो है हमें क्या चाहिए, अगर इस बात तक वो आ गए हैं तो मेरे ख्याल में फिर इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि बात की जाए बात से। और ये पीटीआई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई की सपोर्ट है इस मुल्क में, तो आप उस सपोर्ट को मेरे ख्याल में उसको चैनलाइज करें इसके लिए कि जी ये कौम बने, और ये कौम मोदी जिस तरह के, यानी कल आप देखें ना, कल जिस तरह का उसने धमकी दी एक सब कन्वेंशनल डोमेन, ये तो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर है ना, कि आप 24 करोड़ अवाम को धमकी दे रहे हैं कि जी आज आप रोटी खाएं वरना मेरी गोली तो है ही। तो ऐसे दुश्मन के साथ जब हमें पाला है, उसका सामना है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुजायका नहीं है कि बैठ जाएं सारी सियासी लीडरशिप और अपनी अनाओं को साइड में रखें और एक कौम होने का जो है वो एक कौम बन के दुश्मन को दिखाएं कि हम एक हैं। जी इलियास साहब, आपके ख्याल में पीटीआई हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चला पाएगी? देखिए, पीटीआई मौसर जो तहरीक चलाने के लिए, तो अभी देखें, अभी तो ये जो कॉल है उनमें आपस में पार्टी में उनके बयानिए नहीं मिल रहे, कि कोई कुछ कह रहा है, गौर साहब कुछ कह रहे हैं और गंडापुर साहब कुछ कह रहे हैं, लीमा खान कुछ कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको पहले अपनी पार्टी के अंदर जो है इन सफ़ों में इत्तेहाद लाना होगा, अगर लेके आते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि जो पहले कारकुनों के साथ हुआ था, तो वो कारकुन अभी तक जो हैं वो सीधे नहीं हो सके। उनकी आप देखें कारकुनों के साथ जो हुआ है, उनकी प्रॉपर्टियां तक बिक गई हैं, जो बाहर आए हैं, जो वो तो अब नहीं इस तरह करते। और तीसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम ये मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं कि आप फिर जना मुल्क में अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी फैलाएँ, और वो ऐसी अफरा तफरी जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो। कारकुन भी वैसे ही पहले चले गए, और सब ने जो है इस वक्त सब एक है, यूनिटी पाई जाती है मुल्क में, और इसको बरकरार रखना है। तो बल्कि इन सियासी जमातों को आपस में चाहिए, बानी पीटीआई को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, एक एक स्टेप आगे आएँ और सब चीज़ों को भुला के आपस में बैठ के कुछ ऐसे मुज़ाकरात करें और मसले को हल करें। देखिए, इकॉनमी को इस वक्त मजबूत करने की ज़रूरत है। इकॉनमी आपकी मजबूत होगी तो आप दफाई तौर पर भी मजबूत होंगे। तो आप अपनी इकॉनमी को जिस तरह लेके आगे जिस तरह चलते हैं उस तरह नहीं चल पा रहे। आप देखें, आपने लोन्स लेते हैं, लोन्स लेके चलते हैं, आपकी देखें आपकी इंडस्ट्री नहीं सही तरह चल रही है, और ये इसी वजह से होगी जबकि आपके पॉलिटिकल जो स्टेबल होंगे और आप फिर पॉलिसियाँ ऐसी कोई लेके आएँ। लेकिन ये नहीं है, ये अब अगर दोबारा फिर शुरू हो गए इस तरह
तो मुल्क में इसमें बनाव की बजाय बिगाड़ पैदा होता है। देखें IMF ने बिल्कुल आपके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ इशारा करती है कि इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है, और लोन लेने के लिए इस वक्त वाकई सबके लिए समझने की बात है और आपस में इस तरह बात करने के लिए मुज़ाकरात के लिए जाएं। गवर्नमेंट को चाहिए बैठना चाहिए, मुल्क के लिए बैठना है। इनको आपस में इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि इस टाइम बैठ के इस मसले को हल करें, क्योंकि जो एक पिछले जो आपस में जो एहतजाज वगैरह जैसे शुरू हुआ था वो ख़त्म हुआ था, मुल्क में एक स्टेबिलिटी आई हुई थी। अब स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए सबको मुल्क को सबसे पहले देखना होगा, और मुल्क को देख के ही आगे बढ़ के पॉलिसियाँ वगैरह ऐसी बनानी चाहिए कि ये आपस में ये इसको इख्तलाफात को छोड़ दें। कितने अरसे इख्तलाफात चलाए हैं, इससे नुकसान किसका हुआ? कारकुन कौन है? सब पाकिस्तानी है। तो सब नुकसान पाकिस्तानियों का हो रहा है, इनका नहीं किसी का जा रहा। अना को छोड़ना पड़ेगा इन सबको। ठीक, बिल्कुल आयास, अब अना को छोड़ना पड़ेगा, ये बात तो दुरुस्त है। जब तक आप अपने अना नहीं छोड़ेंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब एक तरफ तहरीक, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का भी इंदिया दिया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें साथ चल सकेंगी? और अगर तहरीक की तरफ जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट इनके प्रेशर में आएगी? एक तो हलीमा खान का बयान तो अब समझे ना, एक बहन की फरियाद है अपने भाई के लिए। वो ज़ाहिर है इतने अरसे से वो भाई अंदर हो तो बहनें ज़ाहिर परेशान तो हुआ करती हैं। फिर हलीमा खान को सबसे कम मौका भी मिलता है मुलाकात का, बाकी बहनों को इजाज़त मिल जाती है। वो शायद ये बयान भी इसीलिए दिया उन्होंने हो कि मुलाकात का रास्ता खुल जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें। देखिए ये बात तो ठीक है, गवर्नमेंट को तो सूट नहीं करता इमरान खान से बात करना, ये PTI से बात करना। ज़ाहिर है वो मौजा लगी हैं उन्होंने, हुकूमत चल रही है, उन्हें क्या फ़िक्र है। लेकिन मेरे ख्याल में डंडा बहुत चल गया है। आपको ज़ुबान चलाने का वक्त है, बात करने का वक्त है, बैठने का वक्त है। क्योंकि एक बात कही जा रही है कि जी वो जंग के दिनों में रिहा नहीं हो सका तो अब कहाँ रिहा होगा। देखिए जंग का ख़तरा अभी टला नहीं है, वो मुसलसल धमकियाँ हमें मिल रही हैं, और क्यों हम इस चीज़ का इंतज़ार करें कि बाहर से मुदाखलत हो और फिर कोई इस तरह का हम काम करें। ये हमेशा से रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो ज़ाहिर है वो चाह रही होती है कि हम तो मुश्किल आ जाए हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ जाने के लिए तो कोई नहीं आता, ताहयात आने के लिए आते हैं लोग, कि बस एक दफ़ा इक़्तिदार मिल गया तो हम यही हैं। और फिर वो अपने उसे जो एक्ट है उससे भी ये तासुर दे रहे होते हैं कि जी हम तो हमेशा के लिए आए, हमने तो कहीं जाना नहीं है। तो ये मसाइल तो अपनी जगह मौजूद होते हैं, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि वो एक जो इस वक्त इत्तेहाद बना हुआ है ओवरऑल, उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो क्यों उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखें वो बिल्कुल आप जश्न मना लिया हमने, बहुत ज़बरदस्त फतह हो गई हमारी, वो और अलफतह मज़ाइल भी हमारे चल गए बड़े अच्छे तरीके से, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद या तो ये हो कि आपके इंडिया के साथ आपको नज़र आ रहा हो कि हालात आपके ठीक हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे, फिर तो चीज़ें इसी तरह चलने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि खुदा न खास्ता वो स्टेज आए कि इस तरह की सिचुएशन हो और इस कौम में इत्तफाक ना हो? नो डाउट मतलब इस मुल्क की अक्सरियत ये चाहती है कि जब इंडिया की तरफ से ज़ाहिर है वो आएगी, कोई हमला होगा या कोई इस तरह की बात होगी, तो इसने कौम ने तो यकजा होना है। और वो इंडिया भी यकीनन परेशान है। जो नरेंद्र मोदी ये बातें कर रहे हैं 24 करोड़ लोग रोटी खाएं या मेरी गोली खाएं, वो वहाँ भी ये परेशानी है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने जो एनालिसिस किया हुआ था उसमें तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइड नज़र आ रही थी उन्हें इस कौम में। लेकिन वो डिवाइड विद इन नो टाइम ख़त्म हो गई, और वो एक ऐसा इत्तेहाद नज़र आया कि ज़ाहिर है वो हैरान तो किया होगा उसने, अभी तक हैरान होंगे उनके पॉलिसी मेकर्स बैठ के सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्या, कि हम तो समझ रहे थे कि इतनी ज़्यादा डिवाइडेड कौम है। और नो डाउट डिवाइडेड कौमें लड़ नहीं सकती होती, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इत्तेहाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ज़ाहिर है पूरी कौम जब अपनी आर्म्ड फोर्सेस के पीछे खड़ी होती है तो वो फिर इस तरह के नताइज भी आपको नज़र आते हैं जो अल्लाह के फजल से हमने देखे, और ये देरपा होने चाहिए। हमारा तो मेन कंसर्न ये है। बिल्कुल, बाकी फैसला तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि वो बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। लेकिन
अपना घर हमें खुद ठीक करना है। ठीक, वो किसी की मुदाखलत के बाद ठीक करने का फ़ायदा नहीं हुआ करता, और ये बहुत ज़रूरी है, इस मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है और इस मुल्क में इत्तेहाद के लिए भी ज़रूरी। ठीक जी, आमिर साहब। बात यह है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा बिल्कुल हमशीरा हैं और वो बड़ी तड़प भी रखती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने वो जो मुज़ाकरात की बात इमरान खान ने ओके की थी, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट के नुमाइंदे और PTI, उसको तबुताज भी इन्होंने किया। और वो अली अमीन और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ सारे परेशान हुए कि अच्छी भली सेटिंग हुई थी, बात शुरू हुई थी, खान साहब ने टर्न ले लिया। वो कहते हैं मैं तो रहूँगा सारी ज़िंदगी जेल में, क़यामत तक रखो, ये आ गए हैं, कुछ लोअर दो पे हमें बता दो क्या करना है। तो जाके भाई साहब को उल्टी पट्टी ना बढ़ाए ना। जंग जब शुरू हुई तो इन्होंने कहा ये तो मिले हुए हुकूमत और जनाब ये मोदी, ये सारा फ्रॉड है, और जिस दिन तैयारे गिरा दिए उस दिन उनको जंग याद आ गई सारे लोगों को, इनको जो आज हमदर्द बने हुए हैं इस मुल्क के लिए, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। तो सारे, उमर अयूब ने नहीं कहा था इनके पास तैयारों में तेल नहीं है और इनके पास गोले मारने के लिए गोले नहीं हैं, ये तो बेच चुके हुए हैं सारे सब कुछ। ये कोई कुरान उला की बात नहीं कर रहा, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ कि इन्होंने जंग के दौरान क्या क्या फितनागिरी पाकिस्तान के हवाले से नहीं की, कि एक जंग जो जेन्युइन जंग है उसको बना दिया। क्योंकि ये लोग मोदी का यार नवाज शरीफ को कह के इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में 2016 में इमरान खान चल चुके हुए हैं, तो उनके जहन में था कि जो मुझे उस वक्त पट्टियाँ पढ़ाई गई थी, जो नवीद साहब कह रहे थे कि उस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इन्होंने ये कुछ किया। तो भाई आज समझ लो कि सियासतदान से बात करता है। तो जो लाए थे वो जमाली साहब मरूम ने जो कहा था, जो लाते हैं वो ले भी जाते हैं वापस। तो भाई खान साहब जिस तरह आए, उन्होंने 2 जर्नलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ये हमने इनको कह दिया था कि अब एतमाद के वोट के बाद हमारे सहारे पे न रहना, खुद करना। तो जो खुद करना था, तो जो कुछ कराते रहे, मिल के करते रहे। ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी होती हैं कि इत्तेहाद व यगानगत के नाम पे सिर्फ आप मीठा चूरन नहीं बेच सकते कि ये बड़ी ज़रूरी है। भाई है ज़रूरत, कौन कहता है? गवर्नमेंट ने ऑफ़र की हुई है, गवर्नमेंट ने ऑफ़र वापस नहीं ली। इस्टेब्लिशमेंट ने जो बात कही हुई है, मेरी इत्तला के मुताबिक वो वापस नहीं हुई कि आप बैठेंगे तो हुकूमत के साथ बैठेंगे और फिर हमारे लोग बैठेंगे और बातचीत को हम आगे लेके बढ़ेंगे। जब खान साहब कहते हैं नहीं मैंने वहीं जाना है, तो फिर अब मैं और आप देखेंगे परसों उनकी GHQ हमला केस में पेशी है, लोग उनसे मिलेंगे, कल तो छुट्टी है। तो उनका ये बयान जो ट्वीट में आया, जो उन्होंने जुबानी का, और आज जो अलीमा खान कह रही हैं, इसमें कितना बड़ा तजाद आएगा, कितना बड़ा फर्क आएगा, या रास्ता बनाते हुए वो बात करेंगे। हम और आप बताएंगे ना, हम भी मुसलसल यही काम कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे कि यार इस मुल्क में बेहतरी की बात हो, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो, यहाँ अमन हो सियासी तौर पर। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने नहीं कहा, जब वो पेशावर में पीपल्स पार्टी वालों को मारा तो उन्होंने कहा वो रेड जोन के SOP हैं, मुझे क्या पता, वो तो उन्होंने मार दिया। भाई इस्लामाबाद में भी तो रेड जोन है ना, उसके भी तो SOP हैं। जब आप आते हैं कि मैं बंदे भी लाऊंगा, मैं मारूंगा भी, बंदूक भी लाऊंगा, आज कितनी मासूमियत से वो ये बात कह रहे थे कि वो रेड जोन, याद आ गया कि इक्तदार कहां पे होता है और कहां पे संभालना होता है। इन चीजों को मिला के इन सब को सोचना चाहिए। खान साहब के साथ अली अमीन की मुझे पता है बहुत जोर लगा रहे हैं कि बैठने की इजाजत दे दें, वो नहीं मान रहे। आज अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है वो उस वक्त किया है जब उनकी 2 बहनें इमरान खान से मिल रही थी, लेकिन इनके पास कोई मैसेज नहीं आया था। ये उस वक्त बात की है। अब हमें लेटेस्ट परसों तक इंतजार करना पड़ेगा। कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर CMLA का जो होता है यू टर्न का, वो देखते हैं क्या आता है। सही। फैसल साहब, रेड जोन अपना वो बन गया ना सारे इको जो है। फैसल साहब, देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना इफेक्टिव तहरीक चलाना, इससे मतलब क्या है? मतलब एक मुतासिर कुन तहरीक, असर अंगेज तहरीक का मतलब हम ये क्यों लेते हैं कि इस कौम के लोग सड़क पे निकले और सड़क पे मिलकर जो है पूरे मुल्क को आग लगा दें, तो वही जो है नतीजा खेज तहरीक बन सकती है। ये हमने, इसका मतलब ये हमने क्यों ले लिया है? या अगर आप इसी को नतीजा खेज तहरीक समझते हैं तो फिर आप सबको निकलने दें, फिर आप उसको ताकत के जोर पे नहीं रोकें। मतलब हमने मुजाहिमत को जो है वो तहरीक क्यों जो है ना समझ लिया। बात यह है कि ये जो पाक भारत जंग हुई, इसमें कौम पूरी एक सफ पे आके खड़ी हो गई। इस पर तो कोई डिबेट नहीं है ना हुकूमत के अंदर, ना हुकूमत के बाहर, ना इस्टेब्लिशमेंट में, कि ये कौम जो है बिल्कुल एक सफ में खड़ी हुई थी। अब हमारी और आपकी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन जो इस मुल्क के ताकतवर लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका ये फ़र्ज़ है। मतलब ये कि वो कोई ये कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। ये जिम्मेदारी है, ये फ़र्ज़ है कि इस सब को ना टूटने दें। ये सब जो है बनी रहे। ये किस सूरत में बनी रहेगी?
उसी सूरत में बनी रहेगी ना जब इस मुल्क से जो है ना वो सियासी तनाव को ख़त्म किया जाएगा। देखिए पाक भारत जंग में जब कौम एक पेज पे खड़ी हुई, रियासत के साथ खड़ी हुई, फौज के साथ खड़ी हुई, पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, बरमला खड़ी हुई, डंके की चोट पे खड़ी हुई और एलानिया खड़ी हुई, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ ये कौम एक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कौम ने जो है वो फॉर्म 47 को तस्लीम कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी सियासी पार्टी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो कौम ने उसको भी तस्लीम कर लिया है। लेकिन इसको अब इस मुल्क के जो बासल लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि इस पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है कई अशरों के बाद कि कौम को एक पेज पे एक सफ में खड़ा किया है, तो हम इसको और मज़ीद जो है मजबूती की तरफ लेके जाएं। इस सब को जो है वो पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, खुशहाली का रास्ता जो है वो बनाएं, ना कि फिर इसके दोबारा दरार डाल के हम उधर ले जाएं जहाँ जंगी सूरत से पहले कौम खड़ी हुई थी, जब सब एक दूसरे से दस्तुगरबा हुए हुए थे। भाई ये ट्विटर जो है क्यों बंद किया गया था? वो इसलिए बंद किया गया था कि हुकूमत ये समझती थी कि इस प्लेटफार्म से इंतशार फैलाया जा रहा है, इसलिए ट्विटर आपने जो है बंद कर दिया था। फिर ट्विटर क्यों खोला गया? वो इसलिए खोला गया कि हुकूमत समझती थी कि इस वक्त पाकिस्तान का बयानिया बयान करने के लिए हमें इस मुल्क के नौजवानों की ज़रूरत है। भाई 80 साल का बुड्ढा तो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता ना, ये नौजवानों ने इस मुल्क का माहौल बनाया ना। जंग में जो एक बयानिया खड़ा किया नौजवानों ने खड़ा किया, तो भाई ट्विटर खोलो, नौजवान जो है, क्योंकि जो भी इनके सियासी जहनी होगा, जो भी सियासी फिक्र होगी, लेकिन पाकिस्तान के मामले पे इनके पास कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नौजवानों ने अपने अमल से भी साबित किया। बिल्कुल। तो आप इससे क्या साबित हुआ कि ये नौजवान जो है एक फैसला कुन कुव्वत है, एक असर अंगेज कुव्वत है, एक नतीजा खेज कुव्वत है। तो आपने ट्विटर खोल के तो ये साबित किया ना कि भाई ये लोग इस मुल्क के अंदर एक इकाई है, कोई हैसियत रखते हैं। तो फिर क्यों आप इनको नजरअंदाज करना चाहते हैं? सही सही। क्यों आप इनको जो है इनसे जो है ज़ाहिर ला ताल्लुकी जो है वो करना चाहते हैं, या इनको दोबारा उधर क्यों ले जाना चाहते हैं कि ये दोबारा उस ट्विटर पे इंतशार फैलाएं और फिर आप ट्विटर बंद कर दें? ठीक, एक अच्छा माहौल बना हुआ है, एक हर जगह से मोहब्बत की, और पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के जो रहने वाले, जो सिर्फ पाकिस्तानी भी नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान रहता है वो पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रहा है, पाकिस्तान को वेलकम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात का इज़हार कर रहा है। यही काम पाकिस्तानी भी दुनिया भर से कर रहे हैं। इतना अच्छा माहौल पाकिस्तान की तारीख में बन गया है, तो इस माहौल को ये मैं और आपकी तो नहीं हैसियत के इसको कायम रखें, लेकिन जिनकी अल्लाह पाक ने जिनको ये हैसियत दी है, जिनको ये ताकत दी है कि इस माहौल को कायम रख सकते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि भाई इसको आप कायम रखें। यही पाकिस्तान के लिए बेहतरी का रास्ता, लेकिन बिल्कुल ये जिम्मेदारी का मसला बनाना तो ठीक है, बिल्कुल जी। पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता जाहिर है बातचीत और मुज़ाकरा करना है, और सियासी इस्तेहकाम मुल्क की बका, हुकूमत की बका, रियासत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा बुनियादी सवाल PTI हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चला पाएगी या नहीं, राय आप जान चुके हैं। अभी ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मोदी हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियाँ बढ़ने लगी हैं, इस मुतल्लिक कर रहे हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर का सिफारती मिशन जारी है। सिफारती कमेटी ने भी अमेरिका के दौरे के लिए भी कमर कस ली है। अब ये जो सिफारती कोशिशें हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे कि क्या जो भारतीय जुनूनियत है, फस्तायत है, उसका खात्मा हो पाएगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सीज़ फायर के बावजूद मोदी हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ बयान जारी हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा भी हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दों के महागुरु नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौजवानों को धमकी लगाई कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आगे आओ, सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली के लिए तैयार हो जाओ। इसी हवाले से अभी हम बात करेंगे। पाकिस्तान भी सिफारती तौर पर कोशिशें कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के दौरे भी जारी हैं। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि सीज़ फायर हुआ और उसके बावजूद भी जो मोदी हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियाँ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब अमेरिका के दौरे के लिए भी खबरें आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर के। ये जो सिफारती कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, क्या इससे जो भारतीय जुनूनियत है, जो मोदी की दहशतगर्द अप्रोच और सोच है, इसका खात्मा हो पाएगा? देखें, ये चौमुखी की लड़ाई हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। आपको पता है कि बांग्लादेश जब बना रहा था इंडिया, तो मुक्ति बानी तंजीम थी। आज BLA और TTP उसकी मिसालें मौजूद हैं, और इन्होंने तो कोई छुपाया ही नहीं है। मोदी ने तो बड़ी खुल्लम खुल्ला बातें की हुई हैं कि बलूचिस्तान की फ़िक्र करो। इंशाल्लाह वो तो जवाब दिया जा रहा है। और ये जो यहाँ से ढूंढ रहे हैं लोगों को,
तो वो तो पाकिस्तान की तरफ से एक मुकम्मल जवाब लोगों ने दिया है कि हम झंडे लेके खड़े होते हैं जब आप मिसाइल मारते हो। अब रही बात कि आप गिदड़ भभकियाँ लगा रहे हो, सिफारती सरगर्मियाँ कर रहे हो, आपको तो जाके दुनिया को उन लोगों को मनाना पड़ रहा है कि जो आपको असला भी दे रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान जो बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की उसकी तरफ आओ, क्योंकि तुम्हें सबूत देना है और या फिर हमें सबूत इकट्ठा करने दो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हो। एक तो उनकी वो कोशिश है कि जिन लोगों को वो समझ रहे थे कि ये तो बस आंखें बंद करके इंडिया के साथ चलेंगे क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ करना है और पाकिस्तान और ये तो कोई वैल्यू ही नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने जो मुसल्लह अफवाज ने कारनामा दिखाया, जो हमारी हुकूमत ने सिफारतकारी दिखाई, सब ने मिल के जो सिनर्जी पैदा की उसको इनको समझ नहीं आई। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है जो हमारी मुसल्लह अफवाज में सिनर्जी आज मौजूद है, इंडिया ने 2035 तक वो पैदा करनी थी, जो उनके सिस्टम में है। अभी उनको वो लगेगा जितनी भी जल्दी कर लें 4-5 साल उस सिस्टम को, तो हमने तो वो देख लिया कि उनकी क्या तैयारियां हैं। ये जो साइबर वारफेयर हुई है ना, ये इतनी मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ हमारे पास है। कल मैं फिजाइया के विजिट पे था, जो कुछ हमने किया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम बहुत चीज़ें नहीं बता सकते कि हमने उनके साथ स्पेस में क्या किया है। वो तो हमें छेड़ते हैं ना कि चाइना से जाके तो तुम अपने रॉकेट भेजते हो, फलाने करते हो। हमने उनकी स्पेस में जो मुदाखलत यहाँ पाकिस्तान से बैठ के की है, वो उनके तैयारे 400 किलोमीटर इसीलिए दूर बैठे हुए थे और उनका जो सिस्टम हमने तोड़ा है। तो ये मोदी अपने लोगों के लिए जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, इंशाअल्लाह ताला जो तैयारी अमली तौर पे हमने की हुई है, अब अगला कदम वही है सिफारतकारी का, जिसमें बिलावल 3 जून को रवाना हो रहे हैं अमेरिका और फिर 9 जून को वो वहां चले जाएंगे बरतानिया, क्योंकि बरतानिया में भी पार्लियामेंट 2-3 तारीख तक तो छुट्टी पे है, उनकी छुट्टियां आ गई हुई हैं। तो ये प्लान इसी तरह किया गया है। फिर इसके बाद पार्लिमानी वफूद भी हमारे जाएंगे जिसमें सब लोगों को शामिल किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का वफद जा रहा है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई गई है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, टर्की जब गए ना पीएम, उनके साथ तो वालियाना था, लेकिन ईरान में ना थोड़ी बहुत वो सर्दमोरी होती थी। लेकिन इस दफा हमें टाइम, जैसे हमने कहा, उनकी पूरी क़यादत ने भरपूर टाइम दिया, खाना दिया, उनके जो रूहानी लीडर हैं उनकी तरफ से मिला। फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कल हमारा प्रोग्राम आधे से ज्यादा गया, ये नॉर्मली 2 से 3 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। ये वो पाकिस्तान की इज्जत बनी है दुनिया में, मकाम बना है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरीके से पिटाई की है, उसने दुनिया को हमारा एक नया मकाम दिया और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। ये कायम रहेगा। आया साहब, प्राइम मिनिस्टर आज़रबाईजान पहुंचे, जैसा सिफारती टीम बिलावल भुट्टो की सरबराही में अमेरिका का दौरा करेगी। अब ये जो जितनी भी सिफारती कोशिशें हो रही हैं, ये क्या असल बुनियादी जो सवाल है, ये क्या भारत की जुनूनियत का खात्मा इनसे मुमकिन है? देखिए, नरेंद्र मोदी जुनूनी है, इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंद है, वो तो इससे और हट के कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी। जहाँ तक सफारती चीज़ों को, ये तो चले अपने दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने गए हैं जो वक्त पे आपके साथ खड़े थे। अब रौला ये कि जो असल काम बिलावल करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस दौरान जब ये इंडिया के साथ हालात ख़राब रहे तो बिलावल ने मतलब आउटस्टैंडिंग रोल रहा है। बिलावल ने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए वो बहुत पसंद किए गए। इवन मैं पाकिस्तान को छोड़ दें, आप इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनमें पीटीआई की अक्सरियत, आपको इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, उन्होंने भी बिलावल के इंटरव्यूज़ को बहुत पसंद किया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास इंग्लिश में चैनल नहीं है कोई कि इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रोपेगेंडा कर सकें। कनाडा में एक दोस्त से बात हो रही थी, फिक्र ना करें, वही मैं कह रहा हूँ, इस वक्त जो कमी महसूस हो रही है मुझे, कनाडा में एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने ये बताया वो भी पूरी हो जाएगी कि वहां जब ये बात कर रहे थे पहलगाम इंसिडेंट के बाद, तो वो बात ये करते थे कि जी वो तो पाकिस्तान ने कर दिया, अब इससे अगली बात करें। मतलब यहां तक मामलात खराब थे और जाहिर है हमारे पास जवाब नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बिलावल जाहिर है अंग्रेजी बहुत अच्छी है, यहाँ से पढ़े हुए, और दूसरा आपका जेल में पड़ा हुआ है। ये 2 लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को कायल कर सकते हैं। तो बिलावल चले इस वक्त मौजूद है, तो बहुत अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट का बिलावल की सरबराही में वक्त है। क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपको लगता है सिफारती कोशिशों से भारतीय फस्तायत का खात्मा हो पाएगा? देखिए, अब तो भारत के जो
सियासतदान हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, उनकी जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये बात कर रही है कि भारत जो है वो सिफारती सतह पे जो है वो तना हो गया है। अब भारत जो सिफारती सतह पे तना हुआ है तो खुद ब खुद तो नहीं हुआ होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तानी उसका अपने अमाल तो अपनी जगह होंगे भारत के, लेकिन पाकिस्तान की अपनी काविशें भी तो इसमें शामिल होंगी ना। कि इस वक्त आप दुनिया तो छोड़ें, इस इतराफ़ के मुल्कों में जो भारत का जहाँ पड़ोस लगता है, जो सरहदें लगती हैं, उनमें कोई भी एक मुल्क जो है इस वक्त भारत के साथ जो है वो नहीं खड़ा। अफगानिस्तान खड़ा हो तो मुझे नहीं पता, बस सूरत दीगर तो कोई मुल्क भी जो है भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। ठीक, जो भारत को जो पाकिस्तान की शक्ल में जो उसको एक अजाब आया, उसकी जो तबाही मची वो अपनी जगह, लेकिन भारत को ये भी एक लाले पड़ गए, ये दुनिया ने उसके साथ जिस तरह आंखें फेरी हैं, उसकी खारजा पॉलिसी, उसकी जो दाखिली पाकिस्तान जो उसकी कैलकुलेशन थी इस जंग के हवाले से, उसमें उसको हर जगह जो है ना वो शिकस्त हुई है। हर मास पे उसको जो है ना वो इबरतनाक जो है और शर्मनाक जो है वो शिकस्त हुई है। अब वो पागल हो गया है, बिल्कुल एक बावला कुत्ता बन चुका है पूरा भारत। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसी तरह जी मैं इलियास साहब और नवीद साहब को भी शामिल करूँ। इलियास साहब क्विकली आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जो है उस ज़हनियत का आदमी वो हमेशा पाकिस्तान को कमतर समझता था, लेकिन अब जब ये उसके आप देख लें पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी, और उसने जो पुलवामा के बाद जो जहाज़ लिए थे रफेल जिसको वो कहता है, उसने लिए उसको उस महाज पर भी, फ़िज़ाई महाज पर भी उसको बड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जिस तरह उसकी उनके मारा पीटा पाकिस्तान ने उनको, और जिस तरह किया 4 घंटे की वो जंग वो भूल नहीं रहा, वो ज़हनी तौर पर खपत का शिकार है, और वो दुनिया में चाहता है कि वो फिर एक दफ़ा वो मुकाम हासिल करे, लेकिन वो उसको हासिल नहीं हो रहा, वो तन्हा हो गया इस वक्त। सही, तो इस तरह की बातें करेगा। ठीक जी, नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखें जो काइनेटिक डोमेन में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, नो डाउट अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, वो तो हो गया, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। देखें, अब खुद ही इंडिया के अंदर से ये उन्हीं के लीडरान और उन्हीं के फौजी अफसरान ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, वो ख़त्म नहीं हुआ। जी नहीं, तो वो पॉज हुआ है। और कल मोदी ने जो जिस तरह से धमकियां दी, तो बात यह है कि वो कन्वेंशनल डोमेन से सब कन्वेंशनल डोमेन में वो शिफ्ट हो रहा है। और वो हमने देख लिया बलूचिस्तान में जो APS की गाड़ी के ऊपर, स्कूल की बस के ऊपर अटैक हुआ, उस शक्ल में हमने देख लिया। सब कन्वेंशनल डोमेन का मतलब ये है कि आप नॉन स्टेट एक्टर के जरिए ये करवाएंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कह देना कि जी हमने दौरे वौरे कर लिए और जी बहुत कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एक सस्टेन डिप्लोमेटिक कैंपेन जो है वो रखनी होगी और दुनिया को चेहरा दिखाना होगा मोदी गवर्नमेंट का। पर से इतना ही ख्याल रखिएगा।